मेरे रब का करम है, वो एक्सपोज कर देता है लोगों को। आप लोग सब कहते थे जब मैं निज़ाम पर तनकीद करता था, मईशत पर तनकीद करता था, हुकूमत पर तनकीद करता था, कहते थे ये अली नासिर तो मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं है। शुक्र है कभी गद्दार नहीं कहते थे, लेकिन मेरी हुब्बुल वतनी पे शक करते थे। मेरे रब का कमाल है कि आज आपकी पूरी कौम एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहती थी। यह मेरे रब का कमाल है। आज उसने दिखा दिया कि सच्चे लोग, सच्ची बात करने वाले लोग, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब एक तरफ हो जाएं, सच एक तरफ हो जाए, सच जीत जाएगा, झूठे हार जाएंगे। यह कुदरत का कमाल है। आप देखें कि आप लोग, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं, बाकी एंकरों के बारे में बात नहीं कर सकता, कि ये तो यार बड़ी ऐसी बातें करता है जो हमारे मुल्की मुफादात के खिलाफ हैं। आज हकीकत आया हो गई। कल तहरीक इंसाफ वाले नून लीग वालों को गद्दार कहते थे, पीपल्स पार्टी वालों को गद्दार कहते थे। अब इदारों की तनकीद करते हैं पीटीआई वाले, अब नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, दीगर जमातों वाले पीटीआई को कहते हैं कि ये गद्दार है। ये सब मेरे रब का कमाल है कि आप सब एक दूसरे के साथ अब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार गद्दार कह रहे हैं। भले एक सच्चे आदमी ने अपना बयान कभी नहीं बदला, आज भी नहीं बदलूंगा। सीपैक मुल्क के मुफाद में ना कल था ना आज। एक बात, सीपैक ना कल मुल्क के मुफाद में था ना आज मुल्क के मुफाद में। भले कोई भी उसे करे, अगर पीटीआई उसके पीछे थी सीपैक को मुकम्मल करने के तो भी कोई फायदा नहीं था, और आज अगर नून लीग भी यह फैसला करती है कि वो सीपैक को परसू करेगी, इसके पीछे जाएगी, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। एक अली नासिर सच्चा आज भी यही कहेगा, कल भी वही कहेगा, अपनी बात नहीं बदलूंगा। अब चलो आगे। मैंने हमेशा यह कहा कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को डॉलराइज करें। इसमें डॉलराइजेशन ही पाकिस्तान की, क्या लोगों ने बोला यार ये कैसी बातें कर रहा है। अब देखो डॉलर के लिए तरस गए ना। मैं सही बता रहा हूं, ये श्रीलंका वाला तुम्हारा हाल ना कर दें तो मेरा नाम बदल देना। ये ऐसी कम तैसी कर देंगे भाई। जब ये बुरी करने पे आते हैं ना तो फिर ये छोड़ते नहीं है। आप किस चीज को गुलामी कह रहे हो यार? आप लोग किस चीज को गुलामी कह रहे हो? मुफाहमत भी कोई चीज होती है, मुफाद भी देखना पड़ता है, अपनी सालमियत को भी देखना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें लोग आकर करते हैं। कभी सुलह हुदैबिया के मुतालिक भी तो पढ़ो, वो भी तो एक कॉम्प्रोमाइज था। मैं दीनी बात नहीं करता, मैं तारीख की बात करता हूं। तारीख में पढ़ो ना, मैं दीनी बात नहीं कर रहा आपसे, तारीख की बात कर रहा हूं। सुलह हुदैबिया भी तो हुआ ना, ये तारीख की बात है। कॉम्प्रोमाइज हुआ, फिर उसके बाद फतेह मक्का भी हुआ। तो ये एक रियलिटी है। आप जब मजबूत नहीं है तो फिर आप मुफाहमत करें, मायदा करें, भले उसमें आपको दबना भी पड़ जाए, कोई बात नहीं है। गुलामी नहीं होती, ये मुफाहमत होती है। फिर जब मजबूत हो जाए, कला बन जाए, फोर्ट्रेस बन जाए, फिर हां, फिर आपकी चलेगी। अब कंसोलिडेट करने का टाइम था। पाकिस्तानी इकोनॉमी को कंसोलिडेट करना है। अब अगर आप इकोनॉमी को डॉलराइज करते, अली नासिर की बात मानते, आपके पास बड़े बड़े मईशतदान हैं, आप लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया ना। मुल्क का बेड़ा गर्क आपने किया ना, सबने मिलकर किया। पहले बोला मुल्क टैक्स चोर है, साबित हो गया मुल्क टैक्स चोर नहीं है, टैक्स इकट्ठा किया। शब्बर ज़ैदी साहब ने ही पहले इमरान खान को तबाह किया, उसको नुकसान पहुंचाया। पहले ऑफिस में रहकर जो कुछ किया वो तो सही है, उसके बाद फिर बयानात दे दे के इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ उसे बदनाम किया। अब उसके बाद दोबारा मार्केट में आ गए, नहीं यार इमरान खान बड़ा अच्छा है। तो यार आपके बयान चला चला के तो अपोजिशन ने इमरान खान की हुकूमत का बेड़ा गर्क किया। अब आप आ गए मार्केट के अंदर, कह रहे हैं नहीं यार मैं तो यार ये इस टाइप। इमरान खान को यही मैं समझाता रहा, इस टाइप के लोगों की बातें नहीं सुनो। ये जितने अंकल 4-6 इकट्ठे हुए ना टैक्स वाले, ये सारे अंकल, इनकी कोई विजन नहीं है। इनको माहिर इक्तिसादियात, माहिर मुआशियात आप लोग बोलते हो। आप मुझे बताओ, टैक्स इकट्ठा किया, रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, एमनेस्टी भी दी, दुनिया जहां का हर पैंतरा अपना लिया। पाकिस्तान का मसला टैक्स है ही नहीं। ये जो कहता है गलत कहता है। आ जाओ मुकाबले में, आ जाओ मेरे सामने मुबाहिसा कर लो, मेरे साथ मुबाहिसा कर ले। कोई पाकिस्तान का चैंपियन सामने आ जाए, बोले भाई टैक्स मुल्क का मसला है,
मैं बताऊंगा मुल्क का मसला टैक्स है ही नहीं, मुल्क का मसला करप्शन है। अरे भाई मुल्क के पल्ले कुछ है ही नहीं, सब पाक स्टडीज की किताब में बकवास लिखी हुई है। कोई 5 दरियाओं का मुल्क नहीं है, कोई वसाइल से माला माल नहीं है। हर आदमी मुब्बे वतन होने के चक्कर में ये झूठ बोलता है। ये जरूरी नहीं है, इस मुल्क के पास जो दौलत है वो अंकल आप हैं और मैं हूं, आंटी आप भी, बेटा तुम भी। हमारा जहन, जापान में क्या मिलता है, जहीन कौम है इसलिए जीत रहे हैं। अमेरिका के अंदर क्या ख्याल है, वसाइल वसाइल नहीं है, सिर्फ जहानत। जहानत, जंगल में रहने वाला शेर जंगल का बादशाह जरूर है, लेकिन पूरा दिन बरहना घूमता है, उसने सूट तो नहीं सिलवा लिया अपने लिए। अरे इंसान की कदर को समझो, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल। तो दूसरा झूठ, पहला झूठ ये कि पाकिस्तान टैक्स जमा कर ले, हम टैक्स चोर हैं, अगर हम टैक्स जमा कर ले मुल्क ठीक हो जाएगा। नॉनसेंस, इसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। दूसरी चीज, मुल्क वसाइल से मालामाल है, डिस्को डांस, डिस्को डांडिया, वो मैं कर नहीं सकता, रमजान है, वरना आपको करके भी दिखाता है डिस्को डांडिया। फड़क फड़क के करते हैं, क्योंकि डांस मना है ना, इसलिए इस कौम का डांस जो है वो ख्यालात में निकलता है, ख्याली डांस। वसाइल से माला माल, वसाइल से कहां माला माल हो यार, तुमने किसने तुम्हें कह दिया? आ जाओ ना, मार्केट में आओ, मुकाबला करो मेरा, स्टैटिस्टिक्स पे बात करो ना। इस मामले में स्टेट्स नहीं, मुल्क वसाइल से माला माल है, मुझे पता है, किधर है तुम्हें पता? गैस निकालने के लिए वो केकड़ा फील्ड, क्या नाम था उसका यार, केकड़ा शेकड़ा कुछ नाम था, खुदाई की दूसरी तरफ जापान निकला, गैस नहीं निकली, बोलते हैं साहब वसाइल से माला माल है। और इंडिया वाले के लिए पैसे चलाते हैं जैसे वो भले चल रहे हैं बहुत। भाई तुम लोग भी बहुत बेकार मुल्क हो, अगर तुम इतने शाने होते तो हम पर काबिज होते तुम। हाँ, तुम बेकार लोग हो, तुम बिल्कुल ही गए गुजरे हो। इंडिया वाले मेरी क्लिप चला के खुश होते हैं, अपने मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ यार तुम्हारा। जस्ट लुक एट योर कंडीशन। सिर्फ हम लोगों का डीएनए एक है, सिर्फ मजहब फर्क है, बाकी सब हरकतें तुम्हारी हमारी मुश्तरक हैं। हम तुमसे फिर भी बेहतर हैं। आगे चलें जनाब। फिर इन्होंने बोला जनाब सुने तीसरा फ्रॉड, करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। करप्शन कंट्रोल करने के, आपने कहा ना ईमानदार लोग, इससे ज्यादा ईमानदार आदमी तो आपको नहीं मिल सकता था। आपने यही कहा था ना भाई कि जरदारी से ज्यादा ईमानदार नवाज शरीफ से ज्यादा ईमानदार इमरान खान, यही कहा था ना आपने। तो सबसे ईमानदार बंदा जितने हैं इसमें से सबसे ईमानदार बंदा आपने लगा के देख लिया, मुल्क की मईशत का फिर बेड़ा गर्क। नहीं गलत कह रहा हूं क्या? आपने कहा ये हम सबसे ईमानदार बंदा लगा रहे हैं, हमारा सबसे ईमानदार बंदा लगा लिया, मुल्क की मईशत का फिर बेड़ा गर्क। करप्शन का मसला फिर भी हल नहीं हुआ, करप्शन हुई है। अभी देखना करप्शन के स्कैंडल सामने आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी बात, एकदम मार्केट में नहीं लाएंगे, तड़पा तड़पा के छेड़ेंगे। अब ये छोड़ेंगे नहीं। देखो उसकी वजह यह है कि देखे ना आपने, फिर कहते हैं जी मीडिया हमारा साथ नहीं देता। क्यों? मीडिया का तुमने साथ किया? डब्बू और गोगी पूरा दिन मीडिया को बुरा भला कहते रहते थे पिछली हुकूमत के अंदर। पिछली हुकूमत ने माशी कत्ल किया मीडिया का, किससे ढका छुपा है? मीडिया इनकी तशहीर करेगी। सही बायकॉट हो रहा है इनका, सही बायकॉट हो रहा है। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, बाद वापस आएंगे, इसी तरह की मजे की मईशत के मुतालिक भी बातें करेंगे ताकि आप इंजॉय करते रहें। कुछ ना कुछ तो मंजन बेचता हूं जो काम चलता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही बात कर रहा था कि जितने मसाइल बयान किए गए पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, उनको ठीक करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ये इश्यूज़ हैं ही नहीं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं। मेरे साथ शारिक वोरा साहब मौजूद हैं, आप बज़रिया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक सदर भी रहे हैं KCCI के और मारूफ ताजर सनतकार शख्सियत हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब शारिक वोरा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि इकॉनमी के बारे में जो इश्यूज़ बताए गए हैं, आप देखें जैसे आप लोगों के बड़े पसंदीदा टैक्स माहिर जनाब शब्बर जैदी साहब आए और उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया स्मॉल बिजनेसेस को, SMEs को, और उन्हें लगा कि सारी इकॉनमी जो है वो यहाँ लाया करती है, जबकि लार्जेस्ट टैक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो आपको पता है कि लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, बड़ी कॉरपोरेशंस हैं। ये हरकत करने की वजह से मुल्क की इकॉनमी को भी बहुत ठेस पहुंचा। टैक्स भी मेरे ख्याल ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ मैं आपके सामने बयान करूं, ये कही गई कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, जबकि
मेरे ख्याल से तमाम इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स ये बता सकते हैं आपको कि पर कैपिटा अगर देखा जाए रिसोर्सेज को तो ईरान की भी हमसे ज़्यादा होंगी, अफगानिस्तान की भी हमसे ज़्यादा होंगी, शायद इंडिया की भी हमसे ज़्यादा होंगी, चाइना की भी हमसे ज़्यादा होंगी। हमारे पास उतने ही वसाइल होंगे या उससे कम ही होंगे जो हमारे इर्द गिर्द हैं। फिर तीसरा ये बताया गया कि जनाब पाकिस्तान जो है ना वो बहुत करप्ट मुल्क है और अगर करप्शन ख़त्म हो जाए तो मैं ये कहूँगा कि निस्बतन इमरान खान साहब के बारे में यह परसेप्शन है कि वो लीस्ट करप्ट हैं इन मेजर लीडर्स में से जो कि पॉलिटिकल सीन पर हैं। तो यानी तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में इंटरप्रेट की गई हैं एज प्रॉब्लम्स, टू बी वेरी फ्रैंक वो इंटरप्रिटेशन ही गलत है। डोंट यू थिंक वी नीड टू रीविजिट एंड रीथिंक कि हमारी इकोनॉमी के साथ इशू क्या है? बिल्कुल, आपका तज्जिया जो है वो बड़ा मेथोडिकल भी है और ठीक है। इसमें एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और दुनिया की कोई भी इकोनॉमी अगर आप देखें, जापान को देखें, तो उनके पास भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मुल्कों की मिसाल आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, माइनिंग नहीं है, कॉटन नहीं है, लेकिन वो दुनिया का, बांग्लादेश बहुत बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है। इकोनॉमी को जो स्ट्रक्चर कैसे कर किया हुआ है किसी कौम ने, किसी मुल्क में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर हमने अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं किया हुआ तो अगर हमारे पास रिकोडेक की शक्ल में सोना भी है तो भी हमारी गुर्बत की शरह जो है वो 37% है, वर्ल्ड बैंक ने बताया है। और इसी तरह जो हमारे पाकिस्तान की ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, चाहे वो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, वो भी तकरीबन ना होने के बराबर में। वी आर नोबडी इन द इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपनी इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रक्चर करना है, और स्ट्रक्चर करने के लिए ज़रूरी है कि रिसर्च बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए। कभी शब्बर जैदी साहब पॉलिसी और कभी अली नासिर की और कभी शारिक वोरा की और कभी शौकत तरीन की शख्सी पॉलिसी, शख्सी सोच की बुनियाद पर, पसंद नापसंद की बुनियाद पर, या अपने ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पर अगर हम अपनी इकॉनमी को चलाएंगे और फिर उन्हीं लाइंस पर IMF से डिस्कशन करेंगे तो डेफिनेटली फिर रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, यहीं पे शारिक वोरा साहब, माजरत के साथ लुकमा आपको देता हूँ, इसी को मेथोडिकल लेकर चलता हूँ, आपसे राय लेता हूँ। सर, क्या ये सही डिसीजन था कि SMEs के पीछे जाया जाता, स्मॉल बिजनेसेस के पीछे जाया जाता और टैक्स पॉलिसीज़ को इतनी माइक्रो लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती, 50-50 हज़ार के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता, वो बेहतर था? या ये बेहतर था कि जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं या बड़े टैक्स पेयर्स हैं या बड़े टैक्स इवेडर्स हैं उनको पहले पकड़ा जाए? क्या कहते हैं आप? दुरुस्त है, इसलिए कि पाकिस्तान में जो टैक्स टू GDP रेशो है उस सेक्टर का, जिस सेक्टर की आप निशानदेही कर रहे हैं, जिसको आप टैक्स अवेडर्स कह रहे हैं, या मैं जिसको पाकिस्तान की अर्बन एंड रूरल एलीट कहता हूँ, उसकी जो टैक्स देने की जो रेशो है वो बहुत कम है। और उसकी वजह ये है कि अली नासिर के कोई भी सब्सिडी, कोई भी बड़ी फाइनेंसिंग पाकिस्तान में जो होती है वो उन लोगों के लिए होती है जो ऑलरेडी बहुत बड़े सरमायादार होते हैं या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टर्फ में 400 बिलियन की इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में फाइनेंसिंग हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो वो किन लोगों को गई? क्या वो उन लोगों को गई जो इकोनॉमी में बड़ी की बात आपने की है। मैं आई विल आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर FPCCI और मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा। वेलकम करता हूं आपको जुबैर तुफैल साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जुबैर तुफैल साहब, इट्स एन ऑनर टू हियर फ्रॉम यू आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम इन आवर प्रोग्राम। मैं चाहूँगा थोड़ा सा जो हम मौजूद डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जितनी एक्सपेरिमेंटेशन अभी की गई और माजी की जो हुकूमत है, यानी PTI की हुकूमत, यकीन तो नहीं आता वैसे कहना मुश्किल पड़ता है माजी कहना, लेकिन एनीवे उन्होंने जो टैक्स पॉलिसी अपनाई, SMEs और स्मॉल बिजनेसेस और माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश की टैक्स की, उसमें जो इशू पेश आया वो ये 50-50 हज़ार के ट्रांजैक्शंस के ऊपर ओवरवॉच लगा देना,
छोटी बिजनेसेस के पीछे जाना, आपके ख्याल से क्या ये यूजफुल रहा हमारी इकोनॉमी के लिए ये सब कुछ? नहीं, मैं समझता हूँ कि छोटे ताजों के पीछे बहुत ज्यादा पीछा नहीं करना चाहिए। इनको इनको ज्यादा से ज्यादा कंसेशन दी जाए, वो जगह पकड़ी जाए। एक तो वो लोग हैं जो टैक्स नेट में ही नहीं है और मौज करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की सैरें करते हैं और टैक्स देते नहीं हैं, पहले उनको पकड़ें। और इसमें सबसे एक आसान तरीका ये मैं कहूँगा कि जो भी गाड़ियों की नई रजिस्ट्रेशन होती है ना, इनको चेक करना शुरू कर दें कि इनका टैक्स रिकॉर्ड क्या है। उन्होंने गाड़ी खरीदी, आजकल तो पाकिस्तानी गाड़ी भी 60 लाख रुपए की हो गई है। तो उनको चेक करें कि आया उनके पास इतना बुक्स में वाइट मनी है या नहीं है, या कहाँ से लाए हैं, ब्लैक मनी है, तो उसको पकड़ें, उसको टैक्स दें और उनको जाके पकड़ें। और वो देखें कि बड़े बिजनेसेस हैं वो मोस्टली अपना टैक्स पूरा देते हैं, उनके पास छुपाने की गुंजाइश भी नहीं होती, और खासतौर पर इंडस्ट्री जो होती है वो अपना टैक्स पूरा अदा करती है। लेकिन मिडिल क्लास बिजनेसमैन में जो हैं वो लोग जो हैं वो टैक्स इवेजन में, मैं समझाऊं को मौका मिलता है, टैक्स इवेट करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जुबैर तुफैल साहब कि ये जो अब हुकूमत आई है, क्या शहबाज शरीफ साहब को भी यही करप्शन और वो वेंडेटा के अंदर लगना चाहिए, या दे शुड मूव अहेड एंड दे शुड कीप दिस ऑन द एजेंडा, बट इट शुडंट बी द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर पाकिस्तान? मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि ज्यादा तवज्जो है ना मईशत के ऊपर दें। वेंडेटा करने से कोई फायदा नहीं है कि भाई इमरान खान ने हमें 3 साल तंग किया तो अब 1 साल हम भी उनको तंग करेंगे, ये करना अच्छी बात नहीं होगी। आपका काम है कि मईशत पे तवज्जो दें और जो भी कुछ मईशत बेहतर हो सकती है उसके लिए हुकूमत की मदद करें, बजाय इसके कि मुकदमे बनाने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। हाँ, कहीं कोई जेन्युइन मुकदमा है वो जरूर बनाएं, अदरवाइज तंग करने के लिए मुकदमे ना बनाएं। ये बहुत अच्छी बात आपने की। यहाँ पर आप मेरे साथ ही रहें जुबैर तुफैल साहब, हमारे साथ शारिक वोरा साहब भी मौजूद हैं, साबिक सदर KCCI, में उनकी जानिब भी जाऊँगा। शारिक वोरा साहब, बड़ी अहसन बात की जुबैर तुफैल साहब ने कि अब गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इकोनॉमी पर और वेंडेटा या अपनी दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए माजी की हुकूमत से। क्या कहते हैं आप इस बारे में? दुरुस्त है, बिल्कुल। उसकी वजह से है कि हमारा जो रियल इशू है इकोनॉमी का, वो इन पॉलिटिकल स्लोगन से बहुत बड़ा है, और खुसूसन इस हुकूमत के पास तो वक्त भी बहुत कम है, 1.5 साल का। अगर हम ये समझें कि जुलाई 23 में इलेक्शंस होंगे तो इट्स हार्डली 1 साल का वक्त है। और चूंकि इकोनॉमी ऑलरेडी एक तो भाई अपनी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत खराब हो चुका है, हमारा अपना जो टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हमारे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही है। ऐसी सूरत में इंतहाई इस बात की जरूरत है कि पॉलिटिकल वॉर की बजाय, और शहबाज शरीफ साहब को लोग इसी वजह से जानते हैं कि वो ही इज अ डूअर, वो खुद प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि चीजें जो हैं वो कम वक्त में हो जाएं और जो डिलेज हैं ब्यूरोक्रेसी वो ना हो। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है इस गवर्नमेंट के लिए कि वो पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज को जिसको के बुरी तरह निगलेक्ट हुआ पिछली गवर्नमेंट में, उसको टेकअप करें। और खुसूसन जो अभी IMF के साथ हमारी नेगोशिएशंस होने जा रही हैं, मैं ये समझता हूं कि IMF के साथ जिन शराइत पर इससे पहले हमने प्रोग्राम को नेगोशिएट किया है, उन शराइत में तब्दीली और नरमी आनी चाहिए। वरना अगर हम PSDP के लिए पैसे मख्तस नहीं कर सकेंगे तो फिर जाहिर है वो रिलीफ जो कि हुकूमतें देती हैं अपने अवाम को, वो दे नहीं सकेंगे, वो नहीं दे सकेंगे। बड़ी अहम बात है। जुबैर तुफैल साहब, आपकी जानिब आते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि अब इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए मौजूदा हुकूमत के पास वक्त कम है या ज़्यादा है, इरेलेवेंट टू दैट, इनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए? जी देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ कि हुकूमत को जो है बहुत सारी मुश्किलात हैं, और जो हुकूमत PTI की हुकूमत जब गई, खास तौर पे उन्होंने जाते हुए आखिरी दिनों में जो तेल की कीमतें कम थी जब दुनिया में बढ़ रही थी, तो वो इतना बड़ा एक खसारा छोड़ा कि
किसी भी हुकूमत के लिए चलाना मुश्किल था। या तो उनको पता होगा कि वो जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा गड्ढा खोद के जाओ, जो भी हुकूमत आए उस गड्ढे में गिर जाए। और जी अब जी वही चीज़ है कि हुकूमत इस वक्त मेरा ख्याल है तकरीबन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 2 अरब रुपए रोज का नुकसान बर्दाश्त कर रही है, और ये ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर आपको IMF के पास भी जाने की जरूरत है। आप जब वहाँ जाएंगे, पाकिस्तानी वफद जाएगा, या अपना जो है वो इस्माइल साहब अगले हफ्ते में जब उनसे मिलेंगे, तो उनका पहला मुतालबा यही होगा जी आप पेट्रोल पे से और पेट्रोलियम पे से जो सब्सिडी है वो देनी बंद करें। तो हुकूमत बंद तो नहीं करेगी, लेकिन उसको जो है ग्रेजुअली उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत 2 अरब रुपए रोज का नुकसान नहीं दे सकती। प्लस और जगह पे भी बिजली गैस के ऊपर भी जो है मसाइल चल रहे हैं। तो हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत हो, इवन अगर आज PTI की हुकूमत भी होती ना, तो उनको भी इतना ही नुकसान देना पड़ता। प्लस वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक तकरीर में कहा था कि ये जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं ये 30 जून तक बरकरार रहेंगी। जी जी पता नहीं उनके पास तो उन्होंने कोई ऐसा प्लान किया होगा, या पैसे किसी मद में रखे होंगे उनकी हुकूमत ने कि जहाँ से वो ये 3 महीने नुकसान बर्दाश्त करेंगे। लेकिन बज़ाहिर नजर आता है वो कहीं भी किसी भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ये जो है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो सब्सिडी देना है ना, इतना आसान नहीं है। मेरी भी ख्वाहिश होती है, हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा मराद दें, और दिल चाहे तो हर चीज मुफ्त कर दें, लेकिन ये मुफ्त होता नहीं है। अमेरिका में भी हर चीज की कीमत है, बरतानिया में भी हर चीज की कीमत है, और यूरोप में भी हर चीज की कीमत है, कीमत देनी पड़ती है। और फिर हमारे लोग भी हैं, यहाँ ये हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए रोजगार पैदा करे। हुकूमत को चाहिए लोगों के लिए रोजगार पैदा करे। रोजगार पैदा होगा तो मामला आगे चलेंगे, इसके बगैर नहीं चलेंगे। मैं बड़ी अहम बात अब करूँगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों आप में से कंक्लूड करें, लेकिन शारिक वोरा साहब आपकी जानिब जाऊँगा। मेन एम ये है कि इस वक्त एक अजीब सी अनरेस्ट की कैफियत इसलिए क्योंकि सियासी जलसे हो रहे हैं विच आर गिविंग एन इम्प्रेशन दैट देयर विल बी ए पोजीशन के जहाँ पर तसादुम होगा सियासी तौर पर। इज हाउ बैड इज इट गोइंग टू बी फॉर द इकोनॉमी? हाउ बैड? नेचुरली अली नासिर, पॉलिटिकल पोल्यूशन अगर होता है, तसादुम होता है, तो वो तो पाकिस्तान के लिए बड़ा डिजास्टर है, किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए। और लेकिन खुश आइन मुझे जो एक सिल्वर लाइनिंग नजर आती है कि अपार्ट फ्रॉम के PTI एक बहुत बड़ी कुव्वत है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जो बाकी बड़ी क्रॉस वैरिड पार्टियां थी और मुल्क की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसमें जैसे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और रहमान साहब की पार्टी एंड सम स्मॉलर पार्टी, उनका ये कोलेशन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बना है। एंड दिस इज हैज टू बी सीन कि क्या ये कोलेशन गवर्नमेंट जो है, ये मखलूत हुकूमत जो है, वो कोई मिरेकल कर सकती है? आई सी कि ये कर सकती है, इसलिए कि ये दोनों बहुत बड़ी पार्टीज हैं, ग्रास रूट की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। और अगर ये अपनी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज के साथ पाकिस्तान के लिए मिलकर काम कर लें, और इमरान खान साहब की PTI जो है वो अपोजिशन में भी अगर रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क के लिए आइंदा आने वाले सालों में बड़ी बेहतर इकोनॉमी इंशाल्लाह हो जाए। बड़ी अहम बात आपने किया है। वुड वांट के जुबैर तुफैल साहब आप भी इसको कंक्लूड करें। व्हाट आर योर व्यूज ऑन द सेम क्वेश्चन? जी क्योंकि मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो आने वाला एक साल है ये बहुत टफ है, किसी की भी हुकूमत हो, चाहे कोalition गवर्नमेंट है और पता नहीं है कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, आया एक साल के बाद होंगे या इसी साल के अंदर होंगे। ये तमाम चीज़ें जो है बहुत सख्त हैं, और ये एक साल को गुजारना जो भी हुकूमत होगी उसको बेइंतहा मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के बगैर जो है मामलात को चलाना बहुत मुश्किल है। मुसलसल चैलेंजेस हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों के। बदकिस्मती से उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हुकूमत के पास वसाइल नहीं है कि उसको मैनेज कर सके। और फिर उसके बाद आप जो है बिजली भी और गैस के भी यही हाल है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हुकूमत जो है तजर्बाकार हुकूमत है, और मुफ्ता इस्माइल साहब भी जो हैं अच्छे वजीर ख़जाना साबित होंगे, वो इस चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि ये फिर भी किसी के लिए भी आसान नहीं है, ना जो है मौजूदा कोalition गवर्नमेंट इनके लिए इतना आसान होगा, और उसके बाद भी ये चैलेंजेस रहेंगे। इसके लिए दूसरा मसला ये है कि दो अपोजिशन पार्टी जो है वो इस वक्त, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा कि जी वो